हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के इस सेशन में बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो यार अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है। अब इस चैप्टर में हम लोग उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर की वेटेज समझते हैं, जानते हैं कि इस चैप्टर से आपके पास कैसा सवाल आ सकता है। तो यार इस चैप्टर की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 6 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। और पिछले सालों का ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊं, 2024 में 2 सवाल आए थे, एक 5 मार्क्स का सवाल था, एक 1 मार्कर क्वेश्चन था। 2023 में एक 5 मार्क्स का सवाल आया था, 2020 में एक 5 मार्क्स का सवाल आया था। एंड लगभग हर साल यहां से आप लोगों के पास 5 मार्क्स का एक प्रॉपर सवाल पूछा जाता है। कैसे वह सवाल होते हैं बहुत फिक्स है। इस सेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ज्यादा लंबा भी ये सेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही टाइप के सवाल नहीं कराना चाहता हूं आपको। डिफरेंट टाइप के 3-4 सवाल मैं यहां पे कराऊंगा। कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे एंड आसानी से आप लोग इस चैप्टर को बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन के 1-2 फॉर्मूले याद करने, बस सिंपल सॉर्टेड है। लेकिन समझते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। देखो, वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपकी किस्मत खराब हुई किसी दिन, तो उस दिन आप लोगों के पास इस चैप्टर से केस स्टडी सवाल आ सकता है, बट वो उतना मुश्किल भी नहीं होगा। अदरवाइज फिक्स है कि 5 मार्क्स का एक सवाल आप लोगों के पास रहेगा ही रहेगा। देखो, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो इंटीग्रल्स पढ़ा है, अब उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हम यहां पे पढ़ेंगे, विच इज एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व या एरिया अंडर द कर्व। आप लोगों के पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के या तो एक्स एक्सिस के साथ या तो वाई एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो हम निकालेंगे, या फिर कोई सर्कल है, सर्कल का किसी लाइन के साथ या फिर किसी एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो हम निकालेंगे। इलिप्स का किसी लाइन के साथ, किसी क्या नाम है, एक्सिस के साथ आप लोग एरिया निकालोगे, पैराबोला का निकालोगे, या फिर मॉडुलस फंक्शन का। तो ये 3-4 टाइप के सवाल आप लोगों के पास फिक्स रहते हैं। पहले आप लोगों के पास 2 कर्व हुआ करते थे, उनके बीच में पैराबोला और सर्कल घुसा देते थे, बट वो अब सारी की सारी चीजें हटा दी गई है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बट अपन लोग उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, 2 तरह से आप लोग एरिया निकाल सकते हो। मान लो आप लोगों का कर्व ऐसा है, ठीक है, कोई कर्व है जो क्या है, एफ एक्स है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, आपका एक फंक्शन है। अब यहां पे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एरिया निकालूंगा, एक्स एक्सिस के साथ इसका एरिया निकालूंगा। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस कर्व में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर, एक छोटा सा पार्ट लिया जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट है ना। तो ये पार्ट रेक्टेंगल की लेंथ, ये जो लेंथ है ये मेरे पास क्या है, y है, और इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ मैंने क्या ले ली है, dx ले ली है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, y dx। अब y क्या था, हमारे पास फंक्शन था fx। अब अगर मैं इस y dx को इंटीग्रेट कर दूं a से लेके b तक, तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था क्या, छोटे छोटे टुकड़ों को जब जोड़ा जाता है, तो a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जब मैं छोटी छोटी इन सभी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ता जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे इस कर्व का एरिया आ जाएगा। सॉर्टेड है। तो वही चीज हमें यहां पे निकालनी है। तो a से लेके b तक y dx मुझे निकालना है, और y क्या है, fx है, तो fx dx। अब उसी प्रकार से अगर मान लो x y एक्सिस के अलोंग मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है x इज इक्वल्स टू fy। अब मान लो a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। इसकी लेंथ जो है मैंने x ले ली है, और यहां पे इसकी विड्थ जो है, एक छोटी सी विड्थ मैंने कंसीडर करिए, विच इज dy। अब मैं अगर x dy, x लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं a से लेके b तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a से लेके b तक का एरिया आ जाएगा। अब x क्या है आप लोगों के पास, fy। सो यस गाइस, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। बस आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभार आपके पास ऐसा कोई कर्व आ जाए, है ना, तो यार नीचे की डायरेक्शन में आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो हो सकता है यहां पे आप लोगों के पास नेगेटिव आए। बट आप लोगों ने पढ़ा है एरिया तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ए से लेके बी तक का जो एरिया हम निकालेंगे, वहां पे हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और फिर बी से लेके सी तक का एरिया अलग निकालेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो एरिया कभी भी अगर नेगेटिव दिख जाए तो उस पे मॉड लगा देना, क्योंकि वो आपको क्या देगा, एरिया कांट बी नेगेटिव, है ना। ठीक है, तो यही बहुत सारी चीजें थी। बस अब आप लोगों को थोड़ी थोड़े ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों के पास किस टाइप के सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते। तो यार
11th ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो 11th ग्रेड में हमने कुछ फिगर्स पढ़ी थी कोनिक सेक्शन में, है ना। सर्कल पढ़ा था और हमने इलिप्स पढ़ा था और पैराबोला पढ़ा था, हाइपरबोला पढ़ा था। बट यहां पे आप लोगों के पास सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और मॉडुलस, हाइपरबोला नहीं मॉडुलस, इनके मतलब हाइपरबोला के मतलब अगर किस्मत खराब हुई तो आ सकता है, बट जनरली आप लोगों के पास इन्हीं तीन के और मॉडुलस के सवाल पूछे जाते। अब इनको लाइन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मतलब लाइन, एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, वैसा सब कुछ आप लोगों को अपने क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k पे है, तो उस सर्कल की जो और रेडियस मान लो कितना है, r है, उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, 11वीं कक्षा में पढ़ा था। पैराबोला आप लोगों के पास चार प्रकार के पैराबोला होते हैं, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। उन सभी की इक्वेशन आप लोगों के पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। अब यहां पे मैं इन सब चीजों को नहीं एक्सप्लेन करना चाहता कि a क्या होता है, x क्या होता है, y क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है और ये सारी चीजें क्या होती है, नहीं पता तो एक बारी क्लास 11th का मेरा रैपिड रिवीजन देख लेना 11th वाले चैनल पे, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। बाकी इतना कोई पूछेगा नहीं। बहुत अगर डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको इक्वेशन भी बनाने को दे देगा, लेटस रेक्टम दे देगा या डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, फिर वहां से पहले इक्वेशन बनाओ फिर बाकी की चीजें बनाओ। जनरली सवालों में आपके पास इक्वेशन दी जाएगी, आप वहां से एरिया निकाल लो। फिर आता है आप लोगों के पास इलिप्स, दो प्रकार के इलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दोनों की इक्वेशन अगर मैं देखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप लोगों के पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। ये सारी की सारी तामझाम जो भी चीजें हैं हम अपनी लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब यहां पे आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने उन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। आप लोगों के पास बोला गया है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको इस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाओगे। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1। तो ये 36 को क्या करूंगा, मैं इनके नीचे लेकर आऊंगा। जैसे ही मैं 36 को इन दोनों के नीचे लेकर आऊंगा, इसके नीचे लेकर आऊंगा, तो यहां पे तो बच गया 1। अब ये 36 एक्स स्क्वायर के नीचे भी आएगा और 36 9y स्क्वायर के नीचे भी आएगा। इसके नीचे आएगा, 9 से इसको काटोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया। ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको पता चल गया मेरा कैसा वाला इलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है। फिगर बना दी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे एरिया कैसे निकालोगे। देखो बेटा, इसका जो वर्टेक्स होता है, सेंटर जो होता है इसका, है ना, वो 0,0 पे होता है। ठीक है, जितने भी, और कभी कभार जैसे पैराबोला के केस में वो जनरली 0,0 ही होता है, लेकिन कभी कभार वो कुछ और सेंटर दे देते तो वहां पे वो आप इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन अगर इसका सेंटर 0,0 है तो बेटा इस पार्ट का जो एरिया होगा, फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का और फोर्थ पार्ट का, है ना, ये एक सिमेट्रिक फिगर्स बनेंगी। हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक फिगर्स बनेंगी और सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। कहीं पे नेगेटिव आएगा, कहीं पे पॉजिटिव आएगा, बट मॉड लगा के हम सभी को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे एरिया ऑफ इलिप्स नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मुझे सभी पार्ट्स का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक पार्ट का एरिया निकाल लो, वहां से आप बना सकते हो। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6,0। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहां से आपको पता चल गया, a क्या है आपका 6 है और b क्या है आपके पास 2 है। तो मेजर एक्सिस पे क्या हो जाएगा 6,0, माइनर एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0,2। अब या तो आप x एक्सिस के अलोंग इसको कर दो या तो फिर y एक्सिस के अलोंग कर दो। अब मान लो मैंने यहां पे एक छोटी सी लेंथ ले ली है, ये मैंने मान लो एक छोटी सी लेंथ ले ली है, क्या छोटी सी लेंथ ले ली है dx, और ये क्या है, ये y है। तो अब मैं क्या करूंगा, y और dx को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया है, y और dx को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। कहां से, 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक। तो अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट का एरिया की बात करूं तो 0 से 6 y dx हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे के पूरे इलिप्स का
एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है वो हम अपनी इस इक्वेशन से निकालेंगे। देखो आ जाओ वापस से, मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर को RHS से LHS से RHS में ले गया तो 1 माइनस हो जाएगा। यहां पे 2 स्क्वायर था, पहले अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं 6 स्क्वायर, देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर बचेगा, और फिर ये जो 2 स्क्वायर इधर था इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना अब चीजों को, यहां पे क्या है y की वैल्यू निकालनी है तो y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबका अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या था आपके पास y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये हो जाएगा। अब 2 का अंडर रूट क्या है, 2, 6 का अंडर रूट क्या है, 6 स्क्वायर का सॉरी, और ये अंडर रूट के अंदर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, 2/6 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है, y निकाल लिया। y क्यों? क्योंकि यहां पे हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, और dx एज इट इज हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। अब यहां पे आपको क्या करना है, 2/6 बाहर ले लेना है, 2 को 6 से काटोगे तो 4/3 बच जाएगा, तो ये 4/3 एज इट इज। अब यहां पे ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, क्या ये फॉर्म आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका ये वाला फॉर्म नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a, है ना, वही फॉर्मूला होता है। तो 4/3 बाहर है, x/2 फॉर्मूला लगाया, ये आया, इंटीग्रेट कहां से, लिमिट्स डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमने लिमिट्स का कांसेप्ट पढ़ा था, तो 0 to 6 तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब अगर मैं पहले एक बारी x की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करूं, जहां जहां पे x है वहां पे 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6, ठीक है, माइनस अब x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, यहां पे 4/3 तो एज इट इज, ये सबके बाहर है, 6/2 है ना, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो 3 into 0 हो जाएगा, तो 3 into 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, प्लस इन दोनों को कट करोगे कितना हो जाएगा, 18, इन दोनों को कट करोगे कितना हो जाएगा, 1, तो 18 साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहां पे अगर मैं 0/2 देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 0, तो 0 into 0 कितना हो जाएगा, 0 into कुछ भी हो, 36 अंडर रूट 36 है ना, तो वो 0 ही हो जाएगा। इन दोनों को कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 साइन इनवर्स 0/6 कितना हो जाएगा, 0, तो ये बच जाएगा। तो 18 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है आपके पास π/2 पे, है ना, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, तो 18 into 0 तो 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं, 4/3 18 π/2 मल्टीप्लाई कराओगे, इससे काटोगे 3 6 पे कट, अच्छा पहले 2 से भी काटा है, ठीक है, 9 2 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे 3, 4 3 12, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट आप लोगों के पास इसका एरिया आ जाएगा। ये स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी होता है वरना आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपके पास कर्व दिया गया है, एक कर्व बेटा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, बहुत सारे कर्व दे दिए, आपको इनका एक फिगर बनाना है, फिर उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो सबसे पहले आपको मॉडुलस वाले को देखना है। देखो मॉड की कहानी क्या होती थी कि अगर मॉड x है, मॉड के अंदर अगर x है तो दो सिचुएशन बनती थी कि x मॉड x ही रहेगा, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और माइनस x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मॉड के अंदर क्या है, x+1, तो x+1 ये पॉजिटिव कब होगा, जब x+1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये नेगेटिव x+1 कब होगा, जब x+1 का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब ये 1+1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, x+2 कब, जब x का वैल्यू, ये 1 अगर इधर जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, है ना, x का वैल्यू अगर -1 से बड़ा होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये x+2, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, -x -1 +1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, -x बच जाएगा। -x कब होगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन का वैल्यू -x कब होगा, जब मॉड का वैल्यू लेस देन -1 होगा। फिर आपको ये भी दिया गया है कि x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 3 है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। ये तीन वैल्यूज भी दे रखी है, तीन लाइंस की इक्वेशन भी दे रखी है।
अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना है। तो देखो बेटा, मॉड का जो नॉज होता है, जो मॉड का नॉज होता है वो आपको पता लगाना है। वो आपके पास कितना आ जाएगा, जब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 से ही ये इधर और इधर जा रहा है ना। तो जब x का वैल्यू -1 है तो ये इधर जाएगा, है ना। अब x का वैल्यू अगर -1 से छोटा है तो आपका y कितना है, -x है, और x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो y कितना है आपके पास, x+2 है ना। ये चीज हो गई। फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, x इज इक्वल्स टू -3, उसकी लाइन ऐसी होगी, x इज इक्वल्स टू +3, उसकी लाइन ऐसी होगी, और y इक्वल्स टू 0 वो यहां पे है आपके पास। क्लियर है, वो ऐसा हो गया ना, x एक्सिस वाला, x एक्सिस। अब आपको ये एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपके जो अलग अलग पॉइंट्स है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, -3 से -1 तक का एरिया निकाल लो, इतने फिगर का एरिया निकाल लो। फिर -1 से 3 तक का एरिया निकाल लो। अब जब मैं बात करता हूं -3 से -1 का, तो मैंने एक छोटी सी लेंथ कंसिडर करी है, मतलब छोटा सा एक रेक्टेंगल कंसिडर करा है, जिसका मैं अगर लेंथ मानूं तो कितना है, dx है, और विड्थ मानूं तो वो y है, तो y dx हो जाएगा, है ना, y dx हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y का वैल्यू क्या है, -x, तो ये क्या हो जाएगा, -x dx, है ना, क्योंकि -1 से पहले y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये भी तो बाउंडेशन लग गई है ना इस लाइन के अंदर अंदर, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, -x, तो -3 से -1 तक जाएंगे, -x dx, ठीक है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ध्यान रखना ये नेगेटिव आएगा, तो यहां पे मॉड लगा के चलना, मॉड लगा के चलना, मॉड लगा के चलना, मॉड लगा के चलना, जहां पे भी आएगा तो ये मॉड लगा के चलना, मॉड लगा के चलना, ठीक है। फिर यहां पे मॉड लगी गया। तो अगर मैं -x का इंटीग्रेशन करूं तो x², माइनस साइन कॉमन ले लिया, x² अपॉन 2, -1 से -3, ठीक है। ये वैल्यूज भी रखोगे। यहां पे क्या है, इसके आगे -1 से 3 तक, -1 से 3 तक x+2 है आप लोगों के पास, इसका इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे अलग तो x²/2 हो जाएगा। फिर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x हो जाएगा। लिमिट क्या है, -1 से 3। बस अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो यार, ये तो कैलकुलेशन है, इसके आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कि ये कैसे 4 + 4 8 + 8 16 होता है ना, तो 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। देखो आप लोगों के एग्जाम है कुछ दिनों बाद, है ना, और वहां पे तो जब एग्जाम के जो डेज, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, या कुछ पढ़ लिया है, तो बहुत मतलब अच्छी चीज है ना, आप यहां से रिवाइज कर सकते हो। ये जो सेशंस हैं बेसिकली आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए है, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है, जहां पे हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोग कर सकते हो, अपने एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं इन सेशंस में। जो मैराथन्स होंगे ना, जब जो आपके गैप डेज होंगे वहां पे, है ना, केमिस्ट्री के पेपर के बाद 28 फेब से 8 मार्च तक जो आपके मैराथन्स होंगे, वहां पे जब हम डेली डेप्थ में चीजों को समझेंगे, यहां पे तो मैं लिख के ले आता हूं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, है ना, आप चीजों को सेव करो, टाइम को सेव करो, और फिर वहां से अच्छी खासी वो चीजें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जो एग्जाम गैप्स होंगे ना आपके, वहां पे मैं डेप्थ में चीजों को समझाऊंगा, और हर एक चैप्टर से 20-25 ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये तो कर ही रहे, इसके अलावा और कुछ करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे भी करेंगे, यहां पे भी करेंगे, वहां पे भी करेंगे, वहां पे लाइव सेशंस होंगे। देखो, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू √16 - x² एंड x एक्सिस। ये आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है, और x एक्सिस के साथ आपको इसका एरिया निकालना है, x एक्सिस यानी कि ये। अब देखो ध्यान से देखो सबसे पहली कंडीशन आपको दी गई है y इज इक्वल्स टू 16 - x²। तो यहां पे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि अगर मान लो मेरा y इज इक्वल्स टू √a के इक्वल है, तो ये √ के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, y भी हमेशा क्या आएगा आपके पास, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आ नहीं सकता है y, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी है। तो इतनी बात तो पता चल गई मुझे, y क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, y² इज इक्वल्स टू 16 - x², x² इधर ले आया तो x² + y² इज इक्वल्स टू 16। इसको अगर मैं लिखूं x² + y² इज इक्वल्स टू 4 यानी कि ये एक ऐसा सर्कल है बेटा जिसका सेंटर क्या है, 0,0 पे है, जिसका सेंटर क्या है, 0,0 पे है। लेकिन अगर मैं इसका रेडियस देखूं तो इसका रेडियस कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4,0।
और आपको एक बात पता चल गई कि y क्या है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अब जो आपको देखो, अगर वो ये कंडीशन, अगर आपके पास ऐसा होता y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो अगर ऐसा होता है ना, तो यहां पे आप लोग क्या करते, आप लोगों के पास जो सर्कल बनता, आप इस सर्कल का पूरा एरिया निकालते। लेकिन यहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको ये इक्वेशन दी गई है, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब y क्या है, ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं हो सकता y। तो आपको क्या करना है, -4 से लेके पूरा ही ले लो। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, -4 से 0 तक चले फिर उसको 2 टाइम्स कर दो, या 0 से 4 तक चले फिर उसको 2 टाइम्स कर लो, है ना। तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, -4 से 4 तक गए, y dx कर दिया, क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब y की वैल्यू अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं, क्या थी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा ये। अब एक बार x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार -4 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली भी पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 18 साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 8 साइन इनवर्स, और ये क्या बचेगा, 8 साइन इनवर्स -1 बच जाएगा, -4/4। अब ये 8 साइन इनवर्स 1 और माइनस ये वाला माइनस था, है ना, 8 साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4π + 4π यानी कि 8π स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, जो भी ये शेडेड रीजन वाला सर्कल का नहीं, इस शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है ना, कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। आपके पास एक लाइन है भाई, y = x, the x-axis and the line x is equals to -1 and x is equals to 2। तो ये आपके पास कुछ लाइंस हैं, है ना। आपको इन लाइंस का x एक्सिस के साथ और x -1 और x is equals to 2 के साथ एरिया बनाना है। देखो, अब आपको पता है कि अगर एक लाइन है तो वो क्या है, x 0 होगा, y 0 होगा, x 1 होगा, y 1 होगा, x 2 होगा, y 2 होगा। तो इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन हो गई। फिर क्या है, x इक्वल्स टू -1, तो ये दूसरी लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 2 ये तीसरी लाइन हो गई। अब इनका एरिया आपको निकालना था x एक्सिस के साथ, तो ये x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस के साथ। अब आपको पता है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसके साथ, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x है। अब यहां पे x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1, -1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2, 2। हालांकि इसका यूज नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया। अब आपको पता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो यहां पे जो एरिया होगा -1 से लेके, पहले आप चलोगे -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक, तो वो जो एरिया है नेगेटिव है, तो उसका मॉड लग गया y dx। ठीक है, फिर 0 से लेकर 2 तक चलोगे, तो जो एरिया आपके पास है y dx, मॉड नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लगा भी दोगे तो भी चल जाएगा। मैं तो यही कहूंगा हर जगह मॉड लगा देना आप, है ना, तो कोई वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू x dx, y इक्वल्स टू x है ना, और इसके आगे भी जो लाइन की इक्वेशन क्या है, वो भी y इक्वल्स टू x है। तो x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x² 2, इसका इंटीग्रेशन x²/2। लिमिट लगी हुई है -1 से 0, यहाँ पे लिमिट लगी है 0 to 2। अब यहाँ पे आप, अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉन्सेप्ट लगाता हूं, 1/2 बचेगा, 4/2, तो 5/2 इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल आते हैं, सारे सवाल जो आपने देखे वो 5 मार्कर क्वेश्चन है, फिगर के मार्क्स होते हैं। आपके पास जो इक्वेशंस बनी है, उन इक्वेशंस को आप किस तरीके से फॉर्म करते हो, कैसे उसको एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, ये सारे के सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, है ना। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, मतलब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व है y इज इक्वल्स टू √x, x एक्सिस बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3। तो y0 और y3 के बीच में, और ये y की इक्वेशन दे रखी है, तो आपके पास एरिया निकालना है, जो भी उस कर्व का एरिया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उसके अलावा मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये आप लोगों के पास कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, तो इसी सेशन के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो नोट्स जब आप लोग डाउनलोड करोगे, तो वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद देयर सॉल्यूशन। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है ना। हर एक टाइप का लगभग सवाल रखा गया है, तो मेक श्योर इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है। इतना ही सफिशिएंट,
इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी डिजिट्स चेंज हो सकती है पर टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।